हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी ने अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की दे दी है, वीडियो और वीडियो की। और जब से ये आंसर की आई है तब से यूट्यूब पर एक महाभारत सी स्टार्ट हो गई है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दो पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और किस शिफ्ट का एग्ज़ाम सबसे हार्ड था या सबसे इजी था। ठीक है, इसी बारे में सब लोग जो है बहस किए जा रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का इजी था, सेकंड का था, थर्ड का था, या ये हार्ड थे, या ये कट ऑफ रहने वाली है। कोई 60 प्लस बता रहा है, कोई 65 प्लस बता रहा है, कोई 70 प्लस बता रहा है, कोई 75 प्लस बता रहा है। सबके अपने अपने व्यू जो है व्यूज़ हैं कि भाई ये मेरिट रहने वाली है। तो दोस्तों, हम भी चलो हमने सोचा कि यार जब सभी लोग बात कर रहे हैं तो हम भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस संबंध में। मैं कट ऑफ के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए, और लेकिन उनके बारे में और कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो जो लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सब लोग कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि जो ये कट ऑफ बनेगी, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करेंगे जिसके आधार पर ये कट ऑफ का जो है निर्धारण होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे, और क्या कट ऑफ रहने वाली है हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो लोग कह रहे हैं 60 प्लस, ठीक है भाई, 60 प्लस वाले सेफ़ मानो अपने आप को, 65 प्लस वाले सेफ़ मानो, या 70 प्लस वाले अपने आप को सेफ़ मानो। जो भी मेरिट रहेगी वो जब रिजल्ट आएगा तब आपको और हमको सबको पता चली जाएगा कि जो है स्थिति क्या है। तो चलिए बात करते हैं उन पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स इस जो फाइनल जो कट ऑफ रहेगी उसको बनाने में, ठीक है, उसका निर्धारण करने में जो फैक्टर महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करेंगे, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जो फैक्टर कट ऑफ को या मेरिट को डिसाइड करेंगे। उन सारे के सारे जो फैक्टर हैं उनके बारे में आप चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर जो भी कट ऑफ के बारे में वीडियोस चल रही हैं, उनमें सब वीडियोस में बताया जा रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैं आपसे सिर्फ उनके बारे में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि उन कट ऑफ को सुनकर जो है आप अपना हौसला मत खोइए। जो कट ऑफ वो बता रहे हैं, अगर आप उन कट ऑफ के आसपास नहीं हैं तो अपना हौसला मत खोइए, अपनी होप बना के रखें। रिज़ल्ट आने दें, रिज़ल्ट से पता चलेगा कि क्या है, कि एक्चुअल में क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जितनी भी कट ऑफ है सारी अनुमानित है। सब ने अपना अपना अनुमान लगाया है और उसके आधार पर इन्होंने ये कट ऑफ बताई है। तो इसको सुन के तो आप जो है बिल्कुल भी हौसला मत खोइए, होप बना के रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए हम कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि क्या रहेगी, कितनी रहेगी, क्योंकि उसके बारे में बात करना मैं नहीं समझता कि अभी ठीक होगा या ठीक है, क्योंकि वो अनुमानित होती है, एग्जैक्ट तो होती नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको स्टडी किया जाता है एक कट ऑफ को जो है बनाने के लिए। अब सभी लोगों ने वो स्टडी करी है या नहीं की है, इसके बारे में भी हम कह नहीं सकते। तो उसको सुनकर या उसको देखकर अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपना होप बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। क्या पता मेरिट बहुत नीचे चली जाए, जैसा सब लोग बता रहे हैं कि भाई ऊपर जाएगी, क्या पता नीचे चली जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो अपनी होप, एटलीस्ट अपनी होप मत तोड़िए और अपना ध्यान जो है पढ़ाई पर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अदर फैक्टर्स पर। तो मेरे हिसाब से जो पहला फैक्टर होना चाहिए, वो जो पहला फैक्टर है, ये एक्चुअल में फैक्टर तो नहीं है। ठीक है ना, एक्चुअल में फैक्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बात करूँगा कि सभी लोग बात कर रहे हैं पेपर के टफनेस की। ठीक है, कि पेपर टफ कौन सा रहा है, फर्स्ट मीटिंग का टफ रहा है, सेकंड मीटिंग का टफ रहा है, या थर्ड मीटिंग का टफ रहा है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि फर्स्ट मीटिंग का टफ है, सेकंड मीटिंग का टफ है, या थर्ड मीटिंग का टफ है, या इजी है, इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसका डिसीजन तभी होगा जब रिजल्ट आएगा और उसमें पता चलेगा कि भाई कौन सी जो शिफ्ट है वो टफ रही है। ठीक है, सभी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी शिफ्ट में बैठे हो, सबको अपनी अपनी जो शिफ्ट है वो हार्ड लगी है। फर्स्ट वाले को सेकंड थर्ड इजी लगी है, तो सेकंड को जो है फर्स्ट इजी लगी है, और अपनी जो शिफ्ट है वो सबको हार्ड लगी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते अभी फ़िलहाल के लिए, तो नहीं ले सकते कि कौन सी शिफ्ट इजी थी या कौन सी हार्ड थी। ठीक है, हम सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगी है। ठीक है, और मैं आपको एक एक्चुअल फैक्ट बताऊं कि यूके ट्रिपल एससी ने जो ये 3 पेपर बनाए हैं, मतलब 3 सेटों में जो 3 पेपर बनाए हैं, इनका जो टफनेस लेवल है वो सबका, तीनों के तीनों पेपरों का बराबर रहा है। ठीक है, 19-20 का अंतर तो आ ही जाता है, ऐसी में कोई बड़ी बात नहीं है, वो आ ही जाता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये हार्ड थी, वो हार्ड थी, या वो इजी थी, या ये इजी थी, वो सब कहने वाली बातें हैं। तीनों के तीनों पेपर जो है बिल्कुल जो है सेम लेवल के थे। थोड़ा 19-20 का अंतर है, क्योंकि जो एग्ज़ाम बना रहा है ना वो बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, उसने पूरा होमवर्क किया होगा इस पर, तब जाके उसने पेपर बनाया होगा, और पूरी कोशिश करी होगी यूके ट्रिपल एससी ने कि जो तीनों पेपर हैं उनका जो लेवल है वो सेम रखा जाए। तो इस पर बहस करना बेमानी होगा, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी इस बहस से बचें। अगली चीज़ जो है, जो हमारी जो मेरिट है उसको डिसाइड करेगी, और वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें, आप माने या ना माने, और वो है कि जो लास्ट जो रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, जो लास्ट एग्ज़ाम हुए उनके जो रिज़ल्ट आए उसमें क्या मेरिट रही है। देखिए, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है ना, क्योंकि जो कैंडिडेट लास्ट एग्ज़ामों में बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि एक जर्नल पेपर था, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो था नहीं, ये जर्नल पेपर था। तो जो कैंडिडेट लास्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बैठे हैं, उनमें जो स्कोर किया है, वही जो स्टूडेंट हैं वही स्टूडेंट इन एग्ज़ामों में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आईक्यू लेवल तो उनका भी वही आईक्यू लेवल तो सेम है, कैंडिडेट सेम है तो आईक्यू लेवल सेम होगा। ठीक है, तो जितना स्कोर वो वहाँ कर रहे हैं उतना ही स्कोर उसके आसपास का स्कोर वो यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर 2-4 नंबर एक्स्ट्रा हो सकते हैं, 2-4 नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो एवरेज स्कोर वही होगा जो उन्होंने पहले स्कोर किया है, जिन सारे कैंडिडेटों ने वही स्कोर वो यहाँ भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सेम है। ठीक है, अगला है, तो आप जो है देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उनका जो रिज़ल्ट रहा है वो क्या रहा है, तो वहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी मेरिट क्या रहने वाली है। एक अगला फैक्टर है जो पेंडिंग रिज़ल्ट है। देखिए, ठीक है, पेंडिंग रिज़ल्ट अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और उनका रिज़ल्ट आना शेष है, और फाइनल रिज़ल्ट आना शेष है। उसमें एक तो आपका एलटी है, और एक है आपका वन दरोगा। ठीक है, वन दरोगा का रिज़ल्ट आना शेष है अभी। एक है लेक्चरार का, ठीक, और एक है आपका स्टेनो का। ये 4 रिज़ल्ट अभी आपके आने शेष हैं। अब इनके जो रिज़ल्ट आएंगे वो फाइनल रिज़ल्ट आएंगे, और फाइनल रिज़ल्ट जो आएंगे तो इनमें जो सेलेक्ट होंगे, ठीक है, इन पोस्टों में जो सेलेक्ट होंगे वो इन्हीं पोस्टों में जाएंगे, वो वीडियो में नहीं आने के, और नहीं आने के बस 1% ये हो सकता है कि जो इसमें वीडियो में जो ऊपर वाली जो जॉब है, अगर वहाँ पर इनका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर 1% को ये आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आने के। देखिए, एलटी वाले तो बिल्कुल नहीं आएंगे, लेक्चरर वाले भी बिल्कुल नहीं आएंगे, और स्टेनो वाले भी बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेनो की जॉब एक अलग लेवल की जॉब होती है। ठीक है, तो ये सभी लोग जो हैं वीडियो में आने से बचेंगे। तो यहाँ तो इनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो है फैक्टर है कि टाइप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टाइप ऑफ कैंडिडेट कैसे थे। देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा,
ठीक है। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब चाहिए चाहिए, ठीक है। और कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं जो पहले से ही जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ये इसमें अप्लाई किया था, ताकि उनको वो सहायक समीक्षा अधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी या फिर सहायक प्रबंधक की पोस्ट मिल जाए, ताकि वो अपने आप को अपग्रेड कर सकें। और अगर उनका सिलेक्शन उसमें नहीं होता है तो वीडियो वीपीडीओ या जो नीचे वाली जो पोस्टें हैं उनमें वो नहीं आने के, बिकॉज ऑलरेडी उनकी जो सैलरी है वो वीडियो वीपीडीओ के बराबर या उससे ऊपर जा रही होगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि कोई बंदा जो है, कोई कैंडिडेट वीपीडीओ में अभी लगा हुआ है, वीपीडीओ में या वीडियो में भी वो जॉब कर रहा है, ठीक है। उसने इसमें अप्लाई करा कि उसको सहायक प्रबंधक की जो है जॉब मिल जाए, ताकि वो अपना अपग्रेडेशन कर सके, अपने आप को अपग्रेड कर सके। और मान लीजिए कि उसके 72 नंबर आ रहे हैं और 72 नंबर में उसको सहायक प्रबंधक नहीं मिला, ठीक है। तो वो वीडियो में नहीं आने का, वो चला जाएगा वापस। और इसका जो फ़ायदा होगा वो मिल जाएगा नीचे वालों को, 71 नंबर वाले को फ़ायदा हो जाएगा, 71 नंबर वाले को मौका मिल जाएगा, क्योंकि 72 वाले के पास तो पहले से नौकरी है, ठीक है। वो आया था सिर्फ सहायक प्रबंधक के लिए या समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर समाज कल्याण अधिकारी के लिए, वो उसको मिली नहीं, तो वीडियो करने का नहीं, क्योंकि उसकी वर्तमान सैलरी इनसे ऊपर जा रही होगी। तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। बस आपको यह है कि आपको अपनी जो है होप बना के रखनी है, अपनी होप को आपको तोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अगला जो एक चीज़ थी जिसके बारे में खूब बातचीत हो रही है, वो है कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। कि भाई नॉर्मलाइजेशन में क्या किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तीनों जो शिफ्ट थी, तीनों शिफ्ट का जो टफनेस लेवल थी वो लगभग सेम थी, 19-20 का अंतर है मात्र। तो 1 या 2 नंबर से ऊपर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि यार हमारे नंबर कम ना हो जाएं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए कि पहली शिफ्ट में किसी के 70 नंबर आए, दूसरी शिफ्ट में किसी के 60 नंबर आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके 60 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब इसका पेपर थोड़ा टफ था, तो इसको जो है 60-70 वाले के लमसम लाया जाता है। और जो 70 वाला है उसके नंबर 70 ही रहते हैं, उसके नंबर माइनस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई चलो इस 70 वाले को भी थोड़ा नीचे लाया जाए और 60 वाले को भी थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, तो इनको 65 पे मिला दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। नंबर नहीं घटते हैं, सिर्फ नंबर बढ़ते हैं, और वो भी यहाँ पर 1 या 2 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बात इतनी है कहने की कि नॉर्मलाइजेशन से आप घबराएं नहीं। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो नंबर उतने ही रहेंगे, वो घटेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ बढ़ेंगे नंबर। जिसकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड साबित होगी उसके थोड़े से नंबर बढ़ जाएंगे, वो भी 1-2 नंबर बढ़ेंगे, सिर्फ फालतू नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और इसमें एक बात और कहते हैं कि एक्यूरेसी का क्या रोल है इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि UKSS का जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई नंबर घटते भी हैं और एक्यूरेसी का भी जो है फैक्टर इसमें काम करता है, तो समझ लीजिए कि वो आपको गलत जानकारी दे रहा है या उसकी खुद की नॉलेज बहुत कम है, ठीक है। तो नंबर घटते नहीं है, पहली बात। एक्यूरेसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। UKSS की नॉर्मलाइजेशन में नंबर सिर्फ बढ़ते हैं, और वो भी उतने बढ़ते हैं जो उसको अपर लेवल के लमसम ला दें। ऐसा नहीं है कि 60 वाले को आप पूरे 10 नंबर दे के 70 वाले के बराबर ला देंगे, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो लमसम बढ़ते हैं, तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं। अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ 1 या 2 नंबर का पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे वो फैक्टर, इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। एक तो आपका जो लास्ट जो रिजल्ट निकले हैं, ठीक है। एक तो ये फैक्टर काम करेगा सबसे इम्पोर्टेंट, एक मेरिट को डिसाइड करने में कि क्या रह सकती है मेरिट। दूसरा जो है वो जो पेंडिंग रिजल्ट है, ठीक है। ये तो सिर्फ जो ये लास्ट रिजल्ट जो आए हैं ये डिसाइड करेंगे कि भाई क्या मेरिट रह सकती है। लेकिन जो ये पेंडिंग रिजल्ट है ना, ये पेंडिंग रिजल्ट आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इन पोस्टों पर चले जाएंगे जो
फिर जो वीडियो या वीपीडीओ में नहीं आने वाले। तो इसका फ़ायदा ये आपको फाइनल सिलेक्शन में फ़ायदा करेगा। और ये तो सिर्फ एक अनुमान लगाने के लिए है कि भाई लास्ट रिजल्ट ये रहा था, उस टाइम ये मेरिट रही थी, तो अब भी ये रह सकती, इतनी रह सकती है। तो इसमें अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पेंडिंग रिजल्ट, जो अभी पेंडिंग रिजल्ट है। और दूसरा है इसमें नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 या 2 नंबर का फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। एक और एक बात चल रही है, रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, उनके नंबर किस तरीके से मिलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके जो 4 ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब रिजल्ट जब आयोग अपनी आंसर की निकालता है, ठीक है, मान लीजिए कि इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है और ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही ऑप्शन है और इसका आंसर ए है। लेकिन लेकिन जो आयोग ने अपनी आंसर की वो आंसर दे दिया बी। ठीक है। तो ये जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे अभी 5 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनके आकार के अनुसार क्रम से लगाइए। तो उसमें यही चीज़ हो रखी है। उसमें क्वेश्चन बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसका ऑप्शन होना चाहिए था आई थिंक सी, लेकिन आयोग ने दे दिया उसका ए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो साफ, वो वहाँ पर बिल्कुल साफ है कि ये क्वेश्चन आयोग ने इसका गलत आंसर दे रखा है। ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको आयोग जो है जब प्रत्यावेदन लगते हैं तो ऐसे में आयोग उनका आंसर जो है करेक्ट कर देता है। उसका आंसर जो उसका एक्चुअल आंसर है वही उसका आंसर दे देता है। इसमें जिसका सही होता है उसको नंबर मिल जाते हैं, अगर किसी ने गलत किया है तो उसका नंबर कट जाता है। एक दूसरी चीज़ आती है जब क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो, ठीक है, ऑप्शन 4 ऑप्शन है उसके, क्वेश्चन डाउटफुल हो कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, और ये 4 ऑप्शन है ये क्वेश्चन को मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैच कर रहे हैं तो 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है, ठीक है, गलत तरीके से अगर जो है सवाल पूछा गया है तो वो सवाल डिलीट हो जाता है और उसका जो उसका 1 नंबर है वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर किसी सवाल के 2 आंसर निकल कर आ रहे हैं, भाई ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, किसी ने ए लगाया किसी ने बी लगाया अपनी समझ से, तो उसमें क्या करता है आयोग की ए और बी दोनों आंसर दे देता है। ठीक है, दोनों आंसर हैं। डिलीट सिर्फ तभी होता है, क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म तभी होता है जब सवाल गलत तरीके से पूछा गया हो या उसके ऑप्शन गलत तरीके से दिए हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी डिलीट होते हैं। और एक चीज़ और होती है कि अगर किसी सवाल में अगर 1% की भी अगर डाउटफुल होता है कोई सवाल, किसी भी तरीके से अगर वो सवाल जो है डाउटफुल है, डाउट में आ रहा है 1%, तो आयोग उसको डिलीट करने में ही समझदारी दिखाता है अपनी, डिलीट करने में ही समझदारी समझता है अपनी। क्योंकि एक क्वेश्चन को लेकर अगर कोई कोर्ट चला गया, ठीक है, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया लटक जाती है, जिससे आयोग का भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। तो आयोग इसमें क्या करता है, किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए, अपने आप को किसी प्रॉब्लम से पढ़ने से बचाने के लिए वो क्या करता है, क्वेश्चन ही डिलीट कर देता है, ताकि उसका 1 नंबर सबको मिल जाए और कोई इस तरीके का काम ना करे कि उसको कोर्ट जाना पड़े। ठीक है। तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन के डिलीट होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है। तो ये था दोस्तों कि जो मेरिट है उस पर क्या क्या फैक्टर काम करेंगे। ठीक है। अब मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि जो आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है, इस कट ऑफ को देख के, जो यूट्यूब पर कट ऑफ चल रही है उसको देखकर अपना मन छोटा ना करें, दिल छोटा ना करें, मायूस ना हो, होप बनाए रखें, क्या पता आपका नंबर भी लग जाए। ठीक है। पेपर का जो टफनेस है उस टफनेस पे भी आप बहस ना करें, क्योंकि इसको डिसाइड आप लोग नहीं करेंगे या हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी नहीं कर सकता। ये तभी डिसाइड होगा जब रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि भाई कौन सी शिफ्ट टफ रही है, कौन सी शिफ्ट ईजी रही।
ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, टफ वाले भी बड़े अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं और हार्ड वाले, आसान वाले भी बहुत नीचे नीचे रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसी उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन भी होता है और फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो इस पर तो आप बिल्कुल भी बहस ना करें, बिल्कुल भी बहस में ना पड़े किसी के साथ। अगला है जो है पेंडिंग रिजल्ट। हाँ, ये आपको ज़रूर कोशिश करिए किसी भी तरीके से कि भगवान से दुआ करें कि जो पेंडिंग रिजल्ट हैं ये वीडियो वीपीडीओ के रिजल्ट से पहले ये रिजल्ट आ जाएं और आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और जो 31 अक्टूबर वाले बंदे हैं ना, वो भी भगवान से दुआ करें कि भैया कि जो पेंडिंग रिजल्ट हैं ये पहले आ जाएं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। जो जिसने 31 अक्टूबर वाले में पेपर दिया है, देखिए जो, हाँ, जिसने 31 वाले में पेपर दिया है ना, उसने वीपीडीओ वाले में भी पेपर दिया होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो ये जो पेंडिंग रिजल्ट हैं ये दोनों भर्तियों को जो है बिल्कुल फ़ायदा पहुंचाएंगे। वीडियो की भर्ती 31 अक्टूबर वाले को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि 31 अक्टूबर वालों ने वीडियो भी दिया है और लगभग 50% बंदे जो है 31 अक्टूबर से वीडियो वाले में ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पोस्टें खाली होगी तो यहाँ मेरिट और डाउन जाएगी। ठीक है, तो सब लोग जो जिसने जो एग्ज़ाम दिया वो भगवान से दुआ करे कि जो पेंडिंग रिजल्ट है ये जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है। और अगली चीज़ है, ठीक है, जो ये टाइप ऑफ कैंडिडेट्स में मैंने आपको बताए, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करिए कि ये कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अगर इनकी मनचाही पोस्ट नहीं मिली तो ये वीडियो में बिल्कुल नहीं आने के। इनका कंपटीशन सिर्फ 100 या 105 या 110 वैकेंसी के लिए है, उसी में ये जाएंगे। और जो है, और इनको अगर वो नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इनको हट जाना, ये वीडियो में नहीं आने के, क्योंकि इन्होंने वीडियो के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो अगला चीज़ है कि भाई नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा नहीं, 1 से 2 नंबर का फ़ायदा होगा, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता आपकी शिफ्ट में की शिफ्ट के 1-2 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, और क्या पता ना भी बढ़े, ये भी हो सकता है, लेकिन घटेंगे नहीं, ये बात कन्फर्म है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस पूरी बहस पे, इस पूरी महाभारत पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो है, अगर आपके नंबर कुछ कम रह रहे हो जितनी मेरिट बताई जा रही है, तो इन वीडियोस को देख के अपनी होप तो एटलीस्ट बिल्कुल मत खोइएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वेटिंग लिस्ट भी आती है। क्या पता भगवान ने चाहा तो आपका इस बार कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन बस अब आप अपनी होप मत खोइए। आगे के जो एग्ज़ाम है, हाँ, आपने अप्लाई किया होगा ज़रूर, उनकी तैयारी पर आप लग जाइए। इसको फ़िलहाल के लिए आप भूल जाइए, और कम से कम मार्च अप्रैल तक तो भूल ही जाइए, क्योंकि रिजल्ट इसका तभी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस महाभारत पर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, और नेगेटिव बातों को दिमाग में लाने से बचिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।